सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं। देखिए, बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ते हुए चलना। अभी तक हमने पढ़ लिया कि पुर्तगाली भारत में प्रवेश कर चुके थे, फिर हमने देख लिया कि उन्होंने क्या क्या किया था, वास्को डी गामा आए थे, फिर बाकी सारी बातें हमने डिटेल में डिस्कशन की है और बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ा है। उसी वे में पढ़ना प्लीज़, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, और इसी तरीके से लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट टैग वर्ड्स लिखने होते हैं, पूरी कहानी नहीं लिखनी होती हिस्ट्री पढ़ते समय। उसके बाद डचेस आए थे, हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें डचेस को हमने पढ़ा डिटेल में। और आज आएंगे अंग्रेज, और आप जानते हैं कि अंग्रेज प्रॉपरली पूरी तरीके से हमारी हिस्ट्री जो टिकी होगी अंग्रेजों पे होगी, क्योंकि पूरा आगे तक जो शासन करना है इन्होंने ही करना है, इसलिए अंग्रेजों को ध्यान से पढ़ना है। तो आज हमें देखना है कि अंग्रेज आए कैसे थे, उन्होंने आके क्या क्या किया, कहाँ कहाँ उन्होंने शुरुआत में फैक्ट्री बसाई, क्या ऐसे कुछ काम हो सकते थे जिससे अंग्रेज शुरुआत से ही यहाँ से हम चाहते तो अंग्रेजों को भगा देते और आज भारत की स्थिति कुछ और ही होती है। ऐसा हो सकता था, बीच में एक टर्निंग पॉइंट था, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा, स्टार्ट करें बहुत शुरुआत से। कोई भी प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। आज का लेक्चर ध्यान से देखना, लास्ट में जो 5 एमसीक्यूज होते हैं उनका 5 का सही जवाब देने की कोशिश करना। वैसे अभी तक किसी ने दिया नहीं है 5 के 5 का सही जवाब। चलिए ठीक है। हर समय की तरह आज फिर से यूरोपियन का भारत में जो आगमन हुआ है इसमें ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डचेस आए। ये हमने बहुत क्लियरिटी के साथ देखा है कि 1498 में पुर्तगाली आए, लगभग 100 साल बाद 1596 में हमारे पास ये डचेस आए, और अब उसी दौरान लगभग 1600 के करीब हमारे पास अंग्रेज आ रहे हैं। तो बहुत प्रॉपर वे में सीक्वेंस याद होगा, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये आज पढ़ने वाले हैं और ये हम 2 पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो भारत में अंग्रेजों का आगमन हो रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ना चीजों को, ठीक है ना। देखिए, शुरुआत कहां से होती है, इसकी शुरुआत समझना। सबसे पहले क्या होता है कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड की कुछ कंपनीज रहती है छोटी मोटी, वो आपस में मिलती है। क्योंकि देखिए, अब इतनी तो खबर लग चुकी है कि यार पूर्व की तरफ, पूर्व यानी कि भारत की तरफ, इस तरफ एशिया की तरफ, यार पूर्व की तरफ व्यापार बड़ा अच्छा हो सकता है। इतना तो इनको समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि वास्को डिगामा, हाउटमैन जैसे लोग जो डचेस आए, पुर्तगाली आए, दबा के पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि वो वहां से इंडिया से मसाले वगैरह, रेशम, अफीम, इस तरह की चीजों को ला रहे हैं और वहां से बहुत सस्ते दाम में ला रहे हैं और यहाँ आके अपनी कंट्री में आके बहुत महंगे दाम में बेच रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं। तो उन्हें समझ में आ गया कि यार इंडिया जैसी जगह जो है वो व्यापार के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए वहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ की कुछ कंपनीज थी, इन्होंने तय किया, इंग्लैंड में जाकर तय किया कि यार हमने एक अपनी अच्छी खासी यूनाइट करते हैं अपनी कंपनीज को, जिसे डचेस ने किया था। और उसमें इन्होंने एक बड़ी सी कंपनी का नाम बनाया था। मैं उस बड़ी सी कंपनी को छोटे वे में कह रहा हूँ। इसे इन्होंने कहा था कि लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज कंपनी। आप ऐसे याद रखो, इसके आगे भी 2-3 चीजें और लिखी हुई है इसमें, लेकिन मेन समझ में आता है। लंदन ट्रेड करेगा ईस्ट इंडिया से, ईस्ट इंडिया नहीं, आप समझ रहे हो। तो लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना हो रही है। अब क्या होता है कि 1600 ईस्वी में ये लोग यहां पर तय करते हैं कि महारानी एलिजाबेथ, क्योंकि आप जानते हैं इंग्लैंड में क्राउन वाला वो चलता है, यानी राजा महारानी वाला हिसाब किताब चलता है। तो वहां पे 1600 ईस्वी में जो वहां की रानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने 31 दिसंबर, क्योंकि डेट थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहा हूं, 31 दिसंबर को इनको परमिशन दी, एक चार्टर दिया, इनको परमिशन दी पहली बार कि आप लोग जाओ, 15 सालों तक आपको कोई रोक टोक नहीं है, आराम से आप बिजनेस करो अपना वहां जाकर, और ना कोई दूसरी कंपनी यहां पर नहीं आ सकेगी। यानी इंग्लैंड की तरफ से सिर्फ और सिर्फ ये जो ईस्ट इंडीज कंपनी है, इसको बोला गया आप ही सिर्फ जाओगे, आपका मोनोपोली होगी, एकाधिकार होगा, कोई दूसरी आपके साथ कंपनी यहां पर कॉम्पिटिट नहीं करेगी। इसलिए 15 सालों का, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो ये है कि 15 सालों का ये चार्टर था। एक बात, किसने परमिशन दी? महारानी एलिजाबेथ ने दी थी। महारानी विक्टोरिया आ जाएगा ऑप्शन में, गलत कर देना उसे, ठीक है ना। एलिजाबेथ ने दी थी। 15 सालों का ही चार्टर था। कितने भागीदार थे, कितने पार्टनर थे? 217 पार्टनर थे। खुद महारानी एलिजाबेथ भी इसमें शेयर होल्डर थी, ध्यान रखना, उनका भी शेयर था कि तो तुम प्रॉफिट लाओगे ना, उसका कुछ हिस्सा मुझे भी चाहिए। 217 लोग इसके साझेदार थे उस समय। तो इस तरीके से कंपनी इंडिया में प्रवेश कर जाती है 1600 ईस्वी में। तो माना जाता है कि ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, मोटे मोटे तौर पर। अब जब ये आ रहे हैं 1600 ईस्वी में, ये लोग पहुंच गए। अब डायरेक्टली हम चलते हैं 1608 ईस्वी में। यहां के जो राजा हैं, राजा का नाम, इंग्लैंड के मतलब इंग्लैंड के राजा का नाम है जेम्स प्रथम। ये जेम्स प्रथम जो है ये काम करते हैं, ये बोलते हैं यार अपने एक बंदे को भेजते हैं, अपना एक राजदूत या एम्बेसडर जो था उसे भेजते हैं, यार इसका नाम है हॉकिंस। हॉकिंस को बोलते हैं भाई हॉकिंस ऐसा करो कि आप जाओ वहां पर, और वहां पर मिस्टर जहांगीर है, क्योंकि यहां पर जो राजा बन के बैठे हुए हैं, यहाँ के जो बादशाह हैं अभी, वो जहांगीर है, मुगल सल्तनत के, अकबर के बाद आ चुके हैं। इन जहांगीर से परमिशन लो, किस चीज की? कि हमें फैक्ट्री वगैरह खोलनी है, क्योंकि व्यापार करना है, बिजनेस करना है, तो एक जगह इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए, इसीलिए एक फैक्ट्री हमें खोलनी है, इसकी परमिशन दो। जहांगीर के पास हॉकिंस आता है, फारसी में बात करता है। उस समय मुगलिया सल्तनत की जो लैंग्वेज थी ऑफिशियल वो फारसी थी, फारसी में बात करता है, सोचता है कि मैं प्रभावित कर लूंगा जहांगीर को। लेकिन यहां पर ऑलरेडी पुर्तगाली पहले से बैठे हुए हैं, यहाँ पर ऑलरेडी पुर्तगाली बैठे हुए, अरब के व्यापारी बैठे हुए, वो जहांगीर के कान भर देते हैं, बोलते हैं इसे बिल्कुल जगह मत देना। यहाँ पर जहांगीर सीधे मना कर देता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इसको मनाही हो जाती है, यानी मना कर दिया जाता है इसको कुल मिलाकर। ये आप समझ गए, हॉकिंस को बोला आप नहीं खोल सकते यहाँ पर फैक्ट्री अपनी।
अब कुछ फैक्ट्स ध्यान रखने। सबसे पहली बात कि ये हॉकिंस वो बंदा है जो कि पहला अंग्रेज है कि समुद्र के रास्ते भारत में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अभी तक आपने देखा वास्को डी गामा आया था पुर्तगाली की तरफ से, हाउटमैन आया था डच की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से पहला अंग्रेज जो कि भारत की जमीन पर पहुंचा समुद्र के रास्ते, उसका नाम है क्या? हॉकिंस। ये पहला अंग्रेज है। दूसरी बात, कहां पहुंचा, कहां रखा? जैसे वास्को डी गामा कालीकट में पहुंचा, ये कहां पहुंचा? ये पहुंचा सूरत में। सूरत गुजरात के पास पड़ता है, आज का आधुनिक गुजरात। तो यहां पर पहुंचा। अब इतनी बात हो गई। अब क्या होता है कि हॉकिंस को मनाही कर दी जाती है। अच्छा एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ना 1608-9 ऐसे कहना आप इसको, क्यों? क्योंकि 1608 में जेम्स प्रथम ने हॉकिंस को भेजा, पहुंचते पहुंचते उसे 1 साल लग गया था, तो 1609 की लगभग ये बात है। अब उसके बाद क्या होता है, 1611 ईस्वी आता है, फिर उसके बाद 1613 आएगा। ये ऑर्डर रहना चाहिए, ऐसे याद करना। मैंने भी ऐसे ही पढ़ा हुआ है और बहुत अच्छी चीजें ऐसे में समझ में आती है। 1633 हो गया, फिर 1639 हो गया, बहुत अच्छे से समझ में आती है ऐसी चीजें। 1651 हो गया, 1661 हो गया, फिर उसके बाद 1680 हो गया। फिर आगे की बातें थोड़ी देर बाद कर दूंगा, थोड़ी 2-3 बातें और बची हैं आगे, बस सिंपल खत्म। 1611 में क्या होता है कि एक ना स्वाली की युद्ध होता है। स्वाली एक जगह पड़ती है, स्वाली की लड़ाई होती है, स्वाली का युद्ध आप इसे कह सकते हो। ये युद्ध किसके साथ था? हॉकिंस क्या करता है कि पुर्तगालियों के जो जहाज थे ना, जो समुद्र में जा रहे थे हिंद महासागर में, उनमें से एक जहाज को वो कर लेता है, मतलब बंदी बना लेता है या जहाज को लूट लेता है। और जब वो जहाज को लूट लेता है या युद्ध में हरा देता है तो जहांगीर बड़ा प्रभावित हो जाता है, क्योंकि जहांगीर कहता है मैं तो पुर्तगालियों को तोप समझ रहा था, ये तो उनसे बड़ी तोप निकला। तो कुल मिलाकर के अब जहांगीर प्रभावित हो चुका है। जहांगीर बोलता है कि यार इनसे भी बना के इसका मतलब रखनी पड़ेगी, और जहांगीर इसको हॉकिंस को बोलता है तुम अपनी फैक्ट्री खोल सकते हो। तो ये अपनी पहली फैक्ट्री जो खोलते हैं वो खोलते हैं मसूलीपट्टनम में। सूरत में नहीं खोलते, गलत हो जाता है, कई बार स्टूडेंट गलत कर देते हैं। मसूलीपट्टनम में खोलते हैं, जो डच ने भी जहां पर अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में खोली थी, इन्होंने भी अपनी पहली फैक्ट्री खोली। लेकिन ये अस्थायी फैक्ट्री थी, क्योंकि अंग्रेजों का ना मन नहीं था यहाँ खोलने का, वो चाहते थे, परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं था उनका, लेकिन फिर भी इन्होंने काम चलाने के लिए अपनी खोल दी। अब उसके बाद 1613 ईस्वी में इनको बोला जाता है कि यार आप ना अब सूरत में ही अपनी पहली फैक्ट्री बनाते हैं, सूरत में, और ये स्थायी फैक्ट्री है। कई बार क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां पर बनी। अगर मसूलीपट्टनम ऑप्शन में नहीं है तो सूरत लिख देना, लेकिन ध्यान रखना कि पहली फैक्ट्री बनी मसूलीपट्टनम में ही है। अस्थाई या स्थाई में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि पहली स्थाई फैक्ट्री कहां बनी, तो वो सूरत में बनी। पहली फैक्ट्री कहां बनी, तो वो मसूलीपट्टनम में बनी इनकी, अंग्रेजों की। ये ध्यान रखना, कई बार गलत होता है, कई डिबेट चलती है इस क्वेश्चन पे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम जो ये था, ये बोलता है कि यार हॉकिंस को मैंने भेजा, ठीक है, अब मैं टॉमस रो को भेजता हूं। ये बड़ा कूटनीतिज्ञ था, मतलब ये अच्छा खासा ऐसा इंसान था जो कि काफ़ी डिप्लोमेटिक था। ये जहांगीर को प्रभावित कर देता है। अरे जब जहांगीर को प्रभावित करता है तो जहांगीर बोलता है कि अब पूरी मुगल या सल्तनत जो हमारी है उस पर तुम पूरा का पूरा व्यापार वगैरह कर सकते हो, जहां मन आए फैक्ट्री खोल दो। तो पूरा का पूरा जो मुगल सल्तनत थी वहां पर इन्हें परमिशन मिल जाती है, पूरी मुगल सल्तनत में काम करने की इन्हें परमिशन मिल जाती है। किसको? इन्हीं लोगों को पूरी मुगल सल्तनत में काम करने की परमिशन मिल चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद डायरेक्ट आता है 1633 ईस्वी। 1633 ईस्वी में क्या होता है कि बालासोर एक जगह पड़ती है, डियर स्टूडेंट्स, बालासोर पड़ता है आपका उड़ीसा में। बालासोर पड़ता है कहां पर? उड़ीसा में। एक जगह है बालासोर, उड़ीसा। उड़ीसा में यानी कि पूर्वी भारत। कुल मिलाकर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पूर्वी भारत है वहां पर अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां पर खुली है, क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा बालासोर में। मैं अगर आपसे पूछ लूं ना चेक करने के लिए कि आप कितना पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, क्या आप बता सकते हो कि डचेस ने अपनी पूर्वी भारत में पहली फैक्ट्री कहां खोली थी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कहां खोली थी? हाँ, ये खोली थी पिपली में, कल मैंने पढ़ाया था 1627 में। कोई क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि पूर्वी भारत में पहले फैक्ट्री किसने खोली, अंग्रेजों ने खोली या फिर डच ने खोली, ऐसे क्वेश्चन आएगा। सन नहीं पूछेगा, सन पता होगा तो कर पाओगे ना, तो डचेस ने, क्योंकि 1627 में खोली थी। लेकिन भारत में पहली कंपनी किसने स्थापित करी, डच ने या अंग्रेज ने? तो अंग्रेज ने, क्योंकि डचेस ने 1602 में अपनी कंपनी बनाई थी, वेरिंगडे ओस्टेंडिश कंपनी, कल पढ़ा था, लेकिन इन्होंने 1600 में ही बना दी थी। पहले कौन आए थे, डच या अंग्रेज? पहले आए डच थे, लेकिन कंपनी अंग्रेजों ने पहले खोली। ठीक है, 1639 ईस्वी में क्या करते हैं कि मद्रास में, ये बहुत फेमस जगह थी इनके लिए, हेडक्वार्टर समझ लो आप अंग्रेजों का, मद्रास में ये अपनी लीज पर लेते हैं, यानी कि पट्टे पर ही जमीन लेते हैं वहां के स्थानीय राजा से, और वहां पर अपने फैक्ट्री बनाते हैं और उसकी किलेबंदी कर देते हैं, यानी कि उससे फोर्टिफाइड कर देते हैं चारों तरह से, यानी कि समझ रहे हो आप, उसकी बाउंड्री वगैरह बना देते हैं। और ऐसा जब वो करते हैं, बाउंड्री वगैरह बनाते हैं, तो इसी को एक नाम दिया गया सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया इसको। फोर्ट लिख देना आगे, फोर्ट मतलब किला। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसके किलेबंदी से फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण हुआ, मद्रास का जो उनकी फैक्ट्री थी उसके किलेबंदी से। कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां पर था, मद्रास में या कलकत्ता में, तो ये क्वेश्चन आपको गलत करवा सकता है, ध्यान रखना मद्रास में था, क्योंकि अभी आगे फोर्ट विलियम भी आएगा।
ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। 1651 ईस्वी में क्या होता है कि हुगली जो जगह है, जो कल मैंने आपको बताया था, हुगली कलकत्ता के पास ही पड़ता है, लगभग 20 मील दूर है, जहां पर से शाहजहां ने, आपको याद होगा, पुर्तगालियों को 1632 में भगवा दिया था, वही जगह है। हुगली में 1651 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हुगली में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित कब की। आप ये मत सोचना कि मैं सारे सन ऐसी कुछ भी लिखा दे रहा हूं, 15 से 51 के बीच में बहुत कारनामे हुए होंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिखे हुए हैं। दूसरा, 1661 ईस्वी में क्या होता है कि पुर्तगाल की जो एक राजकुमारी है, कैथरीन नाम है उनका, और यहाँ का एक राजा है, मतलब राजा का एक बेटा है राजकुमार, कहाँ, इंग्लैंड के राजा का एक बेटा है, यानी उसका नाम है चार्ल्स सेकंड की शादी करवा दी जाती है कैथरीन के साथ। यानी कि कुल मिलाकर पुर्तगाली और इंग्लैंड वाले दोनों के दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार बनने वाले हैं। अब क्या होता है कि पुर्तगाली दहेज में दे देते हैं उन्हें बंबई, क्योंकि अभी तक पुर्तगालियों के पास था ये बंबई। पुर्तगाली बंबई को इंग्लैंड को देते हैं दहेज में, और इंग्लैंड कब देते हैं, ये 1661 में शादी होती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके 2-4-5 साल बाद वो ये जो दहेज में इन्हें बंबई मिला हुआ था इंग्लैंड को वो इंग्लैंड का जो राजा रहता है, कंपनी को, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ काम कर रही है, बोलता है कि यार तुम ही वहाँ का हिसाब किताब देख रहे हो, तो तुम ही इसको किराए में ले लो, या 10 पाउंड देना हमें 1 साल के। तो 10 पाउंड पे इसको ये किसको देते हैं, कंपनी को सौंप देता है कि 10 पाउंड आप हमें हर साल के देते रहना, और आप जो काम करना है बंबई में कर लो। तो बंबई एक तरह से दहेज में मिला था, कोई मिला के। किसने दिया था, पुर्तगालियों ने। कई बार क्वेश्चन पलटवा सकता है कि डचेस ने दिया था, फ्रांसीसी ने दिया था, तो कंफ्यूज नहीं होना। 1680 बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि औरंगजेब का समय आ चुका है यहाँ। औरंगजेब लगभग 1650-55 के बाद औरंगजेब आ चुके हैं, 1707 तक वो रहेंगे। तो औरंगजेब जब यहाँ पर आए हैं तो 1680 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया। जजिया कर अंग्रेजों पर लगा दिया। जजिया क्या होता था, हम इसे पढ़ेंगे जब हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो जजिया में क्या होता था कि बेसिकली जो नॉन मुस्लिम्स होते थे उन्हें कर देना पड़ता था, तो अंग्रेजों को भी कर देना पड़ता था। इसके बारे में कुछ उन्हें प्रॉफिट भी दिया गया, बोला गया कि आप हमें जजिया दो, इसके बदले मुक्त व्यापार करो, फ्री ट्रेड करो, यानी कि कहीं से कहीं ले जाने के लिए टैक्स देने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन सूरत के केस में देना पड़ेगा, सूरत के केस में देना पड़ेगा। ये सब चीजें मैंने आगे लिखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या। आप पहली लाइन पढ़ें, 1599 में ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना। 1600 में आप देख सकते हैं कि 15 वर्ष के लिए कंपनी को एकाधिकार, कंपनी में 217 भागीदार। क्लियर है सारी की सारी बातें। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी में, ये पॉइंट मैंने अभी बताया नहीं था क्योंकि इससे ऑर्डर बिगड़ जाता है हमारा टाइमिंग का, लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं आगे के लिए जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो ध्यान रखना, जब 1700 का टाइम पीरियड होगा कहीं पर नोट कर लेना इस चीज़ को कि एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी एक कॉम्पिटिटर कंपनी थी, इसका नाम था न्यू कंपनी। ये 1708 में इसमें मिल जाती है, मर्ज हो जाती है। जेम्स फर्स्ट ने हॉकिंस को भेजा जहांगीर के दरबार में, हेक्टर नाम का एक जहाज था उसमें आया था। हॉकिंस भारत में समुद्र के रास्ते आने वाला पहला अंग्रेज था, ये मैंने आपको बताया। 1609 में सूरत में पहुंचा था, बता दिया। 1609 में इसने सूरत में बसने की असफल आज्ञा मांगी। इसने पूछा था कि यार रहने दो, उसने बोला नहीं हम नहीं रहने देंगे, ये बात है। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि कौन सी जगह कहाँ पर है, आपको मैंने बताया नहीं आज की इंग्लैंड बेसिकली कहाँ पर है। ये आपको दिख रहा है, ये यूनाइटेड किंगडम टाइप का स्लेटी टाइप के कलर से दिख रहा है, ये यूनाइटेड किंगडम है पूरा का पूरा। ना केवल ये बल्कि ये भी जो आपको छोटा सा हिस्सा दिख रहा होगा, ये यूनाइटेड किंगडम 4 कंट्रीज से बेसिकली मिलकर बना है। सबसे ऊपर का जो इलाका है ये स्कॉटलैंड का इलाका होता है। इसके अलावा बाद ये नीचे जहां लंदन दिख रहा है ये इंग्लैंड कहलाता है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में छोटा सा पोर्शन ये दिख रहा है आपको, ये वेल्स का इलाका कहलाता है, वेल्स। तो वेल्स है, यहाँ लंदन है, और ये पूरा का पूरा स्कॉटलैंड है। और उसके बाद ये आइलैंड का जो ऊपर का इलाका है इसे कहते हैं उत्तरी आइलैंड, यानी नदर्न आइलैंड या फिर नॉर्थ आइलैंड कहते हैं। ये नॉर्थ आइलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स मिलकर के आपका यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये बात ध्यान रखना। तो इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम एक ही बात नहीं है, कई बार लोग सोचते हैं एक ही बात है, एक बात नहीं है। तो यहां से ये इंग्लैंड जो लंदन वाला इलाका यहाँ के लोग हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी देखिए स्वाली में पुर्तगालियों को हराया, मैंने आपको बता दिया 1611 में। मसूलिनीपट्टनम में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री खोली, मैंने बता दिया 1611 में। सूरत में नेक्स्ट चीज मैंने आपको बताया कि दूसरी फैक्ट्री खोली स्थायी तौर पे 1613, बता दिया। 1615 में टॉमस रो का आना हुआ और उसने पूरी तरीके से अपनी परमिशन ले ली जहांगीर से, कहीं भी हम फैक्ट्री खोल सकते हैं, 1615 में हो गया। उसके बाद पूर्वी भारत में पहला कारखाना बालासोर 1633, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1633, 33, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अभी क्या हुआ कि मद्रास में कारखाने की स्थापना मैंने बता दिया था, पट्टे पर जमीन ली थी, लीज पर ली थी। 1639 ईस्वी में इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोल दी। उसके बाद 1639 के बाद सीधे जंप करना है 1651 में। 1651 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, लिखा होगा आपको यहाँ पे कहीं पे कि हुगली में कारखाना खोला। मद्रास की किलेबंदी को ही फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट, सारी बातें बता चुका हूँ, बस रिविजन हो रहा है। इंग्लैंड को बॉम्बे दहेज में मिला था 1661 ईस्वी में। क्यों, कैसे मिला था? पुर्तगालियों की लड़की के साथ शादी करी थी, कैथरीन के साथ, चार्ल्स सेकंड ने की थी शादी, ध्यान रखना। और 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर इंग्लैंड ने बोला कंपनी को आप चलाओ इसे। अभी इंग्लैंड और कंपनी अलग अलग समझ सकते हो आप, भले ही कंपनी इंग्लैंड की ही है।
ठीक है। फिर कंपनी पर जजिया लगाया गया 1680 में, और इसके बदले बोला गया कि आप फ्री ट्रेड कर सकते हो पूरे भारत में, लेकिन आपको सूरत में ये कंडीशन नहीं है, सूरत में नहीं कर सकते फ्री ट्रेड, सूरत में आपको टैक्स वगैरह देने पड़ेंगे। अब सुनना आगे क्या होता है। 1680 के बाद ना अंग्रेजों का दिमाग बहुत चढ़ जाता है ऊपर, उनको लगता है कि यार हम ना बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, तो वो क्या करते हैं 1686 ईस्वी में हुगली में कत्लेआम मचा देते हैं, यानी हुगली में आतंक मचा देते हैं अंग्रेज। हमें दिखता वैसे टीवी में ऐसा है कि अंग्रेज थोड़े भोले भाले थे, ऐसे थे नहीं, वो बहुत क्रूर थे। देखिए 1686 ईस्वी में अगर आप देखोगे, ईस्वी में हुगली में बड़ा जबरदस्त, मतलब एक तरह से बहुत भयंकर माहौल बना देते हैं और बहुत कत्लेआम मचा देते हैं, लूट लेते हैं हुगली को पूरी तरीके से। औरंगजेब यहीं पर है अभी इस समय, औरंगजेब यहीं पर है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, लेकिन अभी औरंगजेब यहीं पर है। औरंगजेब यहाँ पर आते हैं और पूरी तरीके से अंग्रेजों का सफाया बुरी तरीके से कर देते हैं। और अच्छा एक बार को बात बता देता हूँ, इस समय जो ईस्ट इंडीज़ कंपनी है ना, इसका एक राजा था, मतलब जो इसका प्रमुख था उसका नाम था चाइल्ड, पूरा नाम उसका कुछ और था, लेकिन उसका पीछे का नाम चाइल्ड था। तो इसको हम कहते हैं, इसको चाइल्ड्स वॉर भी कहते हैं कभी कभी। तो चाइल्ड्स वॉर ये मत समझना कि बच्चे बुच्चों की वॉर हो रही है, या फिर इसे जंग ए चाइल्ड भी कहा जाता है इतिहास में। इतिहास में इसे जंग ए चाइल्ड के नाम से जाना जाता है इस लड़ाई को, ये जो हुई थी। क्योंकि फिर औरंगजेब आता है और इनको पूरे कब्जे में ले लेता है, पूरी तरीके से तहस नहस हो जाते हैं। बॉम्बे में इनको, बॉम्बे में ये रह रहे थे, बॉम्बे में इनको कैद कर लिया जाता है, पूरी तरीके से हालत इनकी ख़राब कर दी जाती है। फिर लास्ट में बचते बचाते 2 अंग्रेज औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं और उनके हाथ बंधे रहते हैं, सर के बल वो नीचे ज़मीन में लेटते हैं और औरंगजेब से माफ़ी मांगते हैं। सर उठाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही होती है उस समय, लेकिन ये एक टर्निंग पॉइंट था, औरंगजेब उन्हें माफ़ कर देता है। ये बहुत टर्निंग पॉइंट था। औरंगजेब उनसे बोलता है 1.5 लाख रुपए मुझे दे दो और फिर तुम व्यापार कर लो पहले की तरह, लेकिन ये जो चाइल्ड है इसको यहाँ से भगा दो, अब ये वापस दिखना नहीं चाहिए मुझे। और इनके पास कोई मौका रहता नहीं है और कोई इनके पास रहता नहीं है, एक दूसरी चॉइस रहती नहीं है अंग्रेजों के पास, वो मान लेते हैं शर्त को। 1.5 लाख रुपए औरंगजेब के खजाने में डाल दिए जाते हैं, चाइल्ड यहाँ से भगा दिया जाता है, अंग्रेजों को फिर से व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। और अगर उसी समय औरंगजेब ने अंग्रेजों को पूरी तरीके से भगा दिया होता यहाँ से बाहर, तो आज भारत का इतिहास कुछ और हो गया होता। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो 1686 की बात। अच्छा एक बात बताऊं, 1686 के अगले साल क्या होता है, 1687 आता है। ये तो कुछ वैसी बात हो गई कि यार 2 अक्टूबर को क्या होता है, गांधी जी का बर्थडे है, तो 4 अक्टूबर क्या होता है, गांधी जी 2 दिन के हो गए थे। तो ये तो वैसी बात हो गई कि 1686 के बाद 1687 आता है। लेकिन 1687 इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अंग्रेजों ने अभी तक अपनी जो राजधानी बनाई थी वो सूरत में बनाई थी, कैपिटल कह लो या आप अपना मुख्यालय कह लो जो इन्होंने बनाया था, लेकिन अब ये सूरत से भाग जाते हैं बॉम्बे की तरफ। अब कुछ दिमाग में घंटी बज रही है, क्यों भागते होंगे, इसलिए भागते होंगे क्योंकि शर्त रखी गई थी कि इसके बदले सूरत के अलावा सभी जगह पर उन्हें व्यापार का अधिकार मिला था मुक्त तरीके से, क्योंकि सूरत उनका हेडक्वार्टर था। उन्होंने कहा सूरत को वैसे का वैसे रहने दो, हम भाग जाते हैं यहाँ से। तो वो लोग वहाँ से भाग गए और अपना मुख्यालय बॉम्बे बना दिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय सूरत से बॉम्बे कब स्थापित किया, 1687। इस ऑर्डर में ध्यान रखना तो याद रहेगा, ये बातें थी, आपको शायद समझ में आ गई। अंग्रेजों ने हुगली को लूटा, सूरत से बॉम्बे मुख्यालय शिफ्ट किया गया, 1.5 लाख रुपए के हट जाने पर पुनः व्यापारिक अधिकार मिले। इब्राहिम खान, ये एक इंपॉर्टेंट है, इब्राहिम खान, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कभी, इब्राहिम खान कौन था। औरंगजेब, देखो मुगल सल्तनत में जब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि मुगल सल्तनत में जो व्यवस्था चलती थी वो 2 हिस्सों में चलती थी ना। एक बंदा होता था, उसका काम होता था कि वो रेवेन्यू वगैरह का काम करता था, यानी पैसे संबंधित काम, उसे दीवान कहते थे। एक था जो फौज वगैरह के काम करता था, इसे हम लोग सूबेदार कहते थे या गवर्नर टाइप का जो होता था। तो ये इब्राहिम खान औरंगजेब का आखिरी सूबेदार था, आखिरी सूबेदार, समझ रहे हो, औरंगजेब के काल का जो आखिरी सूबेदार था ये इब्राहिम खान। इब्राहिम खान क्या कहता है कि यार बंगाल में ये कहता है कि आप लोगों को, अंग्रेजों को कहता है कि आप लोग 3000 रुपये हमें वार्षिक तौर पे दो और आपको हम व्यापार में की छूट है, आपको पूरे तौर पे आप व्यापार कर सकते हो, फ्री ट्रेड कर सकते हो, टैक्स वगैरह हम वसूल नहीं करेंगे, बस हमें 3000 रुपये वार्षिक दे दिया करो, बस एक तरह से किराया दे दिया करो, हमें 3000 रुपये हर साल का। ये इब्राहिम खान ने दिया था शाही फरमान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इब्राहिम खान। अब फाइनली 1698 ईस्वी में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। 3 जगह है, जैसे KGF थी ना वैसे KGS है। KGS में कालीकता है, गोविंदपुर है और सुतानती है, ये 3 जगह है। कालीकता कोलकाता इसी से बना, लास्ट में आप समझ सकते हो। गोविंदपुर है और एक सुतानती है। ये 3 जगहों पर 1200 रुपये में इसकी जमींदारी जो होती है वो अंग्रेजों को सौंप दी जाती है। अंग्रेज 1200 रुपये जमा करते हैं, सिर्फ 1200 रुपये देते हैं, इसकी जमींदारी अपने पर ले लेते हैं। जमींदारी मतलब कि रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह हम करेंगे यहाँ का। तो 1698 ईस्वी में काम हुआ था और यही 3 जगहों को बाद में मिला करके इसकी किलेबंदी कर दी गई, फोर्टिफाइड इसे कर दिया गया और उसी से फोर्ट विलियम इस किले को कहा गया।
तो दो किले बहुत इंपॉर्टेंट है अंग्रेजों के टाइम के, एक तो है फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास में 1639 ईस्वी में किलेबंदी की थी, पीछे पढ़ाया था, और एक है 1698 ईस्वी में जो सुल्तानती गोविंदपुर और ये आपका पास क्या कालीकता, इन तीनों को मिलाकर के जो किलेबंदी की गई उसको बाद में फोर्ट विलियम किला कहा गया। बाद में एक इंसान आता है चारनाक ऐसा नाम है उनका, वो क्या करते हैं कि इसी का नाम कोलकाता रख देते हैं, कोलकाता शहर यहीं पर बसता है फाइनली, वो मैं भी डिस्कस नहीं करा, मैंने आपको हल्के में बता दिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कालीकता गोविंदपुर और सुल्तानती की जमींदारी ने कब प्राप्त हुई, 1698 में। देखिए स्टूडेंट, ये इस तरह से हमें पढ़ना पड़ेगा, देखो याद नहीं करना है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, याद तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम तरीके से थोड़ा सा लॉजिकली अगर याद करते हुए चले, एक सीक्वेंस बनाते हुए चलें तो अच्छा रहता है। एक बार आप पढ़ोगे भूलोगे भी आप, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि नहीं भूलोगे, 2 3 4 बार रिवीजन मल्टीपल टाइम्स, और जितना आप फ्रीक्वेंटली रिवाइज करो चीज़ों को उतनी ज़्यादा ग्रिप आपकी बनती हुई चलेगी। होपफुली आपको समझ में आया होगा आज का सेशन, इतनी ही बात है अभी फिलहाल इतने। अंग्रेज खत्म नहीं हो गए, अंग्रेजों का पतन का कारण अभी नहीं बता सकते हम आपको, जैसे अभी औरों का बताते, क्योंकि इनका पतन बहुत देर में होने वाला है 1947 के करीब। तो अभी तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि यार अंग्रेजों की स्टार्टिंग हो चुकी है, अंग्रेज यहाँ पर आ गए। अब अंग्रेज क्या करेंगे, अपने जो इनके कॉम्पिटिटर हैं उनसे लड़ेंगे, फ्रांसीसी से लड़ेंगे, डचेस वगैरह को हराएंगे, वैसे तो हरा चुके हैं 1759 में, क्योंकि हमने कल देख लिया था कि डचेस को हरा दिया था। अब कुल मिलाकर अंग्रेज अपनी एक तरह से यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करेंगे। फिर पहली बार यहाँ पर जब एक वॉर होगा जिसे हम प्लासी वॉर कहेंगे, उसके बाद से अंग्रेजों की रियल हिस्ट्री बनना स्टार्ट होगी। फिलहाल जो भी आज क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा है उसके एमसीक्यूज आपके सामने, इनके आंसर आप मुझे देंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, चौथा क्वेश्चन ये है, ध्यान से पढ़ना नहीं है लिखा हुआ, और पांचवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने फ्रेम किए हैं, इसलिए जवाब सोच समझ के देना, ऐसी हवा में पढ़ के मत देना, ढंग से पढ़ना क्वेश्चन को। स्टूडेंट होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो यार ऐसा होता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ एक बात, कि हिस्ट्री चीज़ ऐसी है जो समझने में मुश्किल नहीं है। हाँ ये है कि कुछ फैक्ट्स होते हैं बार बार हमें गूगल वगैरह करना पड़ता है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें आपके लिए एक ही जगह पर रख दी हैं। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ भी जाएंगी, लेकिन ना आपको ये ध्यान रखना है कि रिवाइज करते रहना चीज़ों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन आप करते रहें, जितना चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है आप होपफुली इन सभी का रिवीजन करेंगे और आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। एक बार कोशिश करना इस चीज़ पे ना, अगर आप किसी यूपीएससी या स्टेट पीएससी टाइप की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर आपका मेन्स होता है, उसमें लिखने का होता है। तो आज आप कोशिश करो कि अगर आपने 3 चीज़ें पढ़ ली है तो एक बार लिख लो कि यार पुर्तगाली या जो जो मैंने आपको पढ़ा है अपने शब्दों में एक बार पूरा एक तरह से ऐसे लिख दो, उस पर पॉइंट वाइज लिखते हो या फिर पैराग्राफ वाइज लिखते हो, आप पर डिपेंड करता है। ऐसे करके प्रॉपर्ली लिख दो पुर्तगालियों के बारे में, एक बार प्रॉपर्ली लिख लो डचेस के बारे में, एक बार प्रॉपर्ली लिख लो अंग्रेजों के बारे में, अपने शब्दों में एक बार प्रॉपर्ली पढ़ लो इसे। संडे या वीकेंड में एक बार ऐसा काम करो, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।